अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस प्लेलिस्ट के अंदर हम फाइनल ईयर प्रोजेक्ट 1 से रिलेटेड लेक्चर्स को डिस्कस करेंगे और पहला लेक्चर है जो कि है ओरिएंटेशन से रिलेटेड। इसमें आपको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में जो है ना वो कंप्लीट गाइडलाइन दी जाएगी कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, टीम रोल्स उसके अंदर क्या होंगे, स्टेक होल्डर्स आपके कौन कौन से होंगे। इसके अलावा 7th सेमेस्टर के अंदर आपने कौन कौन से डिलीवरेबल्स जो है वो प्रिपेयर करके यूनिवर्सिटी को सबमिट करवाने, तो आपको कंप्लीट गाइडलाइन जो है वो इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि मजीद लेक्चर्स की अपडेट आपको मिलती रहे। शुक्रिया। तो सबसे पहले तो ये कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता क्या है, व्हाट इज फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। अब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है हमारे पास एक कैपस्टोन रिसर्च या फिर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। कैपस्टोन रिसर्च होती क्या है, ये आगे ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है ना, ये जो इतनी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, बेसिकली कैपस्टोन प्रोजेक्ट का यही मतलब होता है। वैसे कैपस्टोन का जो ग्रामेटिकल मीनिंग है वो डिफरेंट है, उसमें आप उसको वो बोल सकते हो कि फर्स्ट बोल सकते हो आप किसी भी डेवलपमेंट के लिए, किसी बिल्डिंग के लिए जो पहली ईंट लगाई जाती है, आप वो समझ लो उसको। तो कैपस्टोन प्रोजेक्ट जो है वो आईटी के लिहाज से या फिर ये प्रोजेक्ट के लिहाज से जो इसकी डेफिनेशन है, टेक्निकल डेफिनेशन, उसमें यह है कि ये स्टूडेंट्स जो है ना वो बनाते हैं कोई प्रोजेक्ट लास्ट ईयर में अपनी ग्रेजुएशन डिग्री के लिए और ये कंपल्सरी रिक्वायरमेंट होती है उनकी डिग्री की कंप्लीशन के लिए। स्टूडेंट्स बनाते हैं अपनी डिग्री के अंदर और ये कंपल्सरी रिक्वायरमेंट होती है उनकी डिग्री के लिए। अब इसमें स्टूडेंट करते क्या है, स्टूडेंट करते ये है कि अपना जो थ्योरेटिकल नॉलेज होगा ना, जो उन्होंने थ्रू आउट डिग्री लिया, अगर उनकी 4 साल की डिग्री है तो पहले 3 साल के अंदर उन्होंने जो भी नॉलेज गेन किया है, तो लास्ट ईयर के अंदर अपने 4th ईयर के अंदर वो क्या करते हैं, इस थ्योरेटिकल नॉलेज को जो है ना वो कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्रैक्टिकल जो है ना वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। अब वो सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ वेब हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ कोई रिसर्च या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस हो सकता है या फिर लेक्चर कॉन्फ्रेंस हो सकता है। तो कोई भी चीज वो हो सकती है, लेकिन कोई एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जो है ना उसको वो सॉल्व करेगा यूजिंग हिज थ्योरेटिकल नॉलेज। फिर उसके बाद है सिग्निफिकेंस, कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की अहमियत क्या है। अब सबसे पहला एस्पेक्ट जो इसके अंदर है वो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कि जो भी आपने एकेडमिक थ्योरी का जो आपको नॉलेज है ना, जितना भी आपने थ्योरेटिकल नॉलेज गेन की है, और जो भी इंडस्ट्री प्रैक्टिस है। अब इंडस्ट्री प्रैक्टिस में थ्योरेटिकल नॉलेज में आपके पास क्या आ सकता है, जो भी आपने प्रोग्रामिंग सीखी है, जो भी आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कंसेप्ट वगैरह सीखे हैं, नेटवर्किंग के कंसेप्ट हैं या फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के, वेब के, एंड्रॉइड ऐप के, तो वो सारा आपका थ्योरेटिकल नॉलेज है। अब इंडस्ट्री प्रैक्टिस में क्या होगा कि उस नॉलेज को यूज करके आप क्या बनाते हो, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो, कोई वेबसाइट बनाते हो, या फिर आप कोई एआई का मॉडल बना के देते हो, या फिर आप वैसे कोई मशीन लर्निंग के जरिए जो है ना कोई एल्गोरिदम जो है वो आप बना के देते हो। तो कोई भी आप ऐसा जो काम जो इंडस्ट्री रिलेटेड होगा, तो ये सबसे पहले तो ये कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि आप उस थ्योरेटिकल नॉलेज को और उस जो इंडस्ट्री प्रैक्टिस है, इनके बीच में जो आपका गैप है वो ब्रिज हो जाएगा। यानी जब आपने जो पहले थ्योरेटिकल नॉलेज लिया हुआ है, उस थ्योरेटिकल नॉलेज को आप जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कन्वर्ट करोगे तो वो जो दोनों के बीच में गैप है वो क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। फिर उसके बाद है स्किल डेवलपमेंट। अब वो जो आपका ब्रिज जो है वो जो दोनों के बीच में बनेगा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में और जो आपका थ्योरेटिकल नॉलेज है वो कैसे बनेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग से, प्रोग्रामिंग से, रिसर्च से, टीम वर्क से, डॉक्यूमेंटेशन से और कम्युनिकेशन स्किल से। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ना, ये सबसे मेन चीज आपकी है जो इस पूरे प्रोजेक्ट में आपके काम आएगी, क्योंकि जो आपने प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है ना वो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग की ही के अंदर ही आएगा। इसी बेस पे ही आप प्रोजेक्ट अपना डिसाइड करते हो। और सबसे जो इम्पोर्टेंट और क्रूशियल टास्क है ना पूरे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के अंदर, वो आपका ये है कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट करना है। तो वो सारा आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग में आएगा कि रियल वर्ल्ड के अंदर एक ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, मैं इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व करूंगा और उसके ऊपर मैं ये जो है ना सोल्यूशन दूंगा। तो ये सबसे मेन चीज जो है ना वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। अब उस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है यूजिंग प्रोग्रामिंग। जाहिर सी बात है आप ऑन पेपर भी वो सॉल्व करोगे, उस चीज को डिमॉन्स्ट्रेशन डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आप उसकी दोगे ऑन पेपर भी, लेकिन जो आपने सोल्यूशन देना है आपने वो थ्रू प्रोग्रामिंग देना है। रिसर्च भी आपको करनी पड़ेगी कि ऑलरेडी उस प्रॉब्लम के ऊपर जो है कितना वर्क जो है वो किया जा चुका है, और मेरा जो प्रोजेक्ट है या फिर जो मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ वो कौन से गैप्स को फिल करेगा। और साथ में आपने अपनी टीम को भी लेके चलना है। उस टीम में आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं। अमूमन जो है टीम है वो 3 लोगों की या 4 लोगों की होती है।
तो उस टीम को भी आपने साथ लेके चलना है, क्योंकि अगर आपको टीम वर्क नहीं आएगा तो आप इंडस्ट्री के अंदर जाके बाकी लोगों के साथ कैसे काम करोगे, क्योंकि वहां पे तो प्रोजेक्ट्स जो है वो टीम के अंदर ही किए जाते हैं। फिर उसकी आप कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन भी करोगे, जिसमें यह है कि अगर बाद में उस जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया या जो भी आपने सोल्यूशन बनाया, अगर उसमें कोई चेंजेस करने हैं, तो जो दूसरा डेवलपर है वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन को देख के उस सिस्टम को समझ सके, या आपको डॉक्यूमेंटेशन बनाना आती हो, ताकि अगर आप फील्ड में जाके अगर कोई भी आपको क्लाइंट एप्लीकेशन बनाने के लिए बोल रहा है तो आप पहले उसकी डॉक्यूमेंटेशन बनाओ, देन जो डेवलपर होगा वो उस डॉक्यूमेंटेशन को देख के एक जो है ना वो सॉफ्टवेयर प्रिपेयर कर देगा। फिर उसके बाद है कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों मैटर करती हैं? अब जाहिर सी बात है, अगर आपने एक क्लाइंट से रिक्वायरमेंट्स लेनी है कुछ, तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं तो आप अच्छे से रिक्वायरमेंट नहीं ले सकोगे, और अगर रिक्वायरमेंट्स अच्छी नहीं है तो आप उसको एक क्वालिटी प्रोडक्ट बना के नहीं दोगे। फिर थ्रू आउट जब आप डेवलपमेंट कर रहे हो उस दौरान भी आपने क्लाइंट से जो है वो इंटरेक्ट करना होता है। तो अगर आप वो जो भी वो चेंजेस करवाना चाह रहा है, अगर वो कम्युनिकेशन ठीक नहीं होगी, तो वो कम्युनिकेशन की का जो चेंज मैनेजमेंट है, तो वो जो चेंज मैनेजमेंट है एप्लीकेशन का, वो भी अच्छे से नहीं होगा। फिर उसके बाद अपने अपने इस फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में ही अगर आप देखो तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के अंदर भी आपका वाइवा होगा, तो वहां पे भी अगर आप अपने स्किल्स को कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते, आप उनको प्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे एग्जामिनर के सामने, तो आपका अच्छा कोई इंप्रेशन नहीं बनेगा। तो ये भी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद है पोर्टफोलियो बिल्डिंग। अब जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लोगे तो जाहिर सी बात है किसी सॉफ्टवेयर हाउस में या किसी कंपनी में आप जॉब के लिए जाओगे, वहाँ पे आप अपना रेज़्यूमे या फिर सीवी वगैरह दोगे। अब उसमें आप क्या करोगे कि आप एक्सपीरियंस के अंदर या फिर अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर अपना आपने जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है ना, वो आप दिखा देते हो कि मैंने ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया था। तो अगर आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट अच्छा होगा और इंटरव्यू में भी उससे रिलेटेड आपसे वो क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, तो अगर वो अच्छा होगा तो आपको एक अच्छी सैलरी के साथ अच्छी जॉब मिल जाएगी। कैरियर प्रिपरेशन इसमें हो जाएगी आपकी। जाहिर सी बात है, जब आप अपना एक प्रैक्टिकली फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बना लोगे तो आपके अंदर जॉब रेडीनेस आ जाएगी, कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में जाके दिखा सकते हो कि मैंने ये काम किया हुआ है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मुझे ये काम करना आता है, तो मैं इस जॉब के लिए रेडी हूँ। तो वो आपको वो जॉब फिर वो दे देंगे। वरना मोस्टली क्या होता है कि अगर आपको काम ना होता हो तो आपको वो अमूमन ट्रेनी ही रखते हैं, पहले आपको वो रखते हैं कुछ महीने अनपेड, और फिर उसके बाद आपको वो काम काज सिखा के फिर आपको जॉब देते हैं। तो अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा होगा तो वो मेक श्योर करेगा कि आपके अंदर जॉब रेडीनेस आ जाए। फिर उसके बाद है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का जो है ना मेन मकसद ये है कि जो स्टूडेंट्स है ना वो खुद से क्रिटिकली सोचें और सोच के इनोवेटिव सॉल्यूशंस जो है ना वो लेके आए। प्रॉब्लम क्या आती है, मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो चैट जीपीटी पे जाएंगे, चैट जीपीटी से ही प्रोजेक्ट भी डिसाइड करेंगे, प्रपोजल से लेकर अपनी इम्प्लीमेंटेशन तक हर चीज चैट जीपीटी से ही करवाएंगे। तो उन्होंने फिर क्या किया, ना उन्होंने कुछ सोचा, ना उन्होंने कोई इनोवेटिव आइडिया लिया, या फिर वो ये करते हैं कि किसी दूसरे बंदे से बनवा दें। तो वो सारे काम में उनका अपना वर्क तो कोई नहीं है ना, उनकी कोई भी इनोवेशन या क्रिएटिविटी तो कोई नहीं है ना। तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का जो बेसिक आइडिया या जो मेन मकसद है ना, पर्पज है, जो यही है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्रिटिकली सोचे, क्रिटिकली सोच के फिर कोई इनोवेटिव आइडिया या सोल्यूशन जो है ना वो लेके आए। और अगर स्टूडेंट ये खुद से करेगा ना, तो वो उसका प्रोजेक्ट जो है और उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, उसकी जो मेहनत है उसके अंदर वो रिफ्लेक्ट हो भी रही होगी। फिर उसके बाद है रिसर्च एक्सपोजर। अब ऊपर भी इस चीज को डिस्कस कर रहे थे कि जब आप कोई एक प्रोजेक्ट चूज करोगे तो फिर आप देखोगे कि जो ऑलरेडी अवेलेबल एप्स हैं, या फिर जो ऑलरेडी अवेलेबल उस तरह के सॉफ्टवेयर या सॉल्यूशंस हैं, उनके अंदर कितना काम किया गया है उस प्रॉब्लम के ऊपर। और अब आपका जो वर्क है वो कौन सी प्रॉब्लम्स को जो है वो डिस्कस करेगा, या कौन से जो गैप्स हैं उसके अंदर उनको फिल करेगा। तो ये रिसर्च एक्सपोजर भी आपका होगा। और रिसर्च एक्सपोजर से अगर आप जो है ना वो बीएस के बाद एमफिल के लिए जाना चाह रहे हो, तो वहाँ पे आपको ये काफी ज्यादा हेल्प देगा, क्योंकि एमफिल के अंदर आपने अमूमन आप रिसर्च वगैरह ही करते हो। रिसर्च एक्सपोजर भी आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के अंदर हो जाता है। फिर उसके बाद है इवेल्युएशन मैट्रिक। अब हमारा जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है वो 6 क्रेडिट आवर का है। 3 क्रेडिट आवर जो है वो 7 सेमेस्टर के अंदर है, और 3 क्रेडिट आवर जो है वो 8 सेमेस्टर के अंदर है। तो इवेल्युएशन मैट्रिक्स के भी लिहाज से अगर देखें तो हमारा 6 क्रेडिट आवर का ये अगर सब्जेक्ट है तो 6 क्रेडिट आवर अच्छा खासा फर्क पड़ता है। 1 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट हो तो वो भी डिग्री में ठीक ठाक फर्क डाल देता है। तो अगर ये 6 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है तो अच्छा खासा इसमें फर्क पड़ेगा। यानी अगर आपका इसमें 4 आएगा तो आपका सी जीपीए जो है वो अच्छा खासा इम्प्रूव होगा। अगर आप इसमें 1 लेते हो जीपीए, तो 1 जीपीए लेने से आपका अच्छा खासा डिक्रीज आएगा सी जीपीए के अंदर। तो इवेल्युएशन मैट्रिक्स के लिहाज से भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के अंदर आप बना क्या क्या सकते हो, इसमें आप फुल स्टैक एप्लीकेशंस बना सकते हो, चाहे वो मोबाइल ऐप्स हैं, चाहे वो वेब ऐप्स हैं, चाहे वो फिर डेस्कटॉप ऐप्स हैं। अब इन एप्लीकेशन के अंदर जो है ना, ये सिंपल एप्लीकेशंस भी हो सकती हैं। इनके अंदर आप एआई को भी इंक्लूड कर सकते हो, मशीन लर्निंग को भी आप इंक्लूड कर सकते हो, आप आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स को भी इंक्लूड कर सकते हो। अब ये एआई या मशीन लर्निंग का तो बताने की जरूरत नहीं, लेकिन ये आईओटी में क्या हो सकता है, जैसे कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जो स्मार्ट टीवी वगैरह या फिर जो स्मार्ट होम अप्लायंसेस होती हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनकी मैनेजमेंट के लिए जो बनाई जाती हैं, तो वो इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद ये कि आप इसमें रियल टाइम डाटाबेसेस को भी यूज कर सकते हो, आप इसमें क्लाउड सर्विसेज को भी यूज कर सकते हो। अब डाटाबेसेस या रियल टाइम डाटाबेसेस क्या होते हैं, आप सपोज करो ना कि जो चैटिंग एप्स होती हैं, अब चैटिंग एप्स के अंदर क्या होता है हमारे पास कि जो भी मैंने दूसरे यूजर को मैसेज किया ना, वो फौरी तौर पे उसको मिल जाता है। तो ये नहीं होता कि उसे अपनी स्क्रीन को रिफ्रेश करना पड़ता है, जैसे व्हाट्सएप पे होता है ना कि मैं मैसेज किसी को कर रहा हूँ तो उसको बगैर स्क्रीन को या ऐप को रिफ्रेश किए फौरी तौर पे मैसेज मिल जाता है। तो वो क्या हो रहा है, वो रियल टाइम के अंदर जो है ना, वो डाटाबेस जो है ना, वो उसको प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे डाटाबेसेस क्या होते हैं, रियल टाइम डाटाबेसेस होते हैं। क्लाउड सर्विसेज में जैसे आपके पास गूगल ड्राइव है, तो अगर आप इस तरह की कोई चीज बना रहे हो जहाँ पे आप मीडिया और बाकी फाइल्स वगैरह आप स्टोर करवाओगे और वो ऑनलाइन वहां पे पड़ी रहे, वो क्लाउड सर्विसेज भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। इसके अलावा आप गेम जो है ना, गेम्स जो है वो भी आप बना सकते हो, गेम डेवलपमेंट भी आप कर सकते हो, वो भी फुल स्टैक एप्लीकेशन के अंदर ही आ जाती हैं, चाहे वो मोबाइल है, वेब है या फिर डेस्कटॉप है। आप इसमें जो रिसर्च पेपर्स हैं वो, के अलावा जो एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज हैं वो भी कर सकते हो। लेकिन ये मेरे ख्याल से पीयू के अंदर ये कबूल कोई नहीं किया जाएगा आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कि आप कोई रिसर्च पेपर बनाओ या फिर एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस करो। तो ये जो तीन चीजें हैं ना, हालांकि ये है पीयू की वेबसाइट के ऊपर ही दिया हुआ उन्होंने, अपना जो उनकी यूनिवर्सिटी है ना, एफसीआईटी के अंदर ही उन्होंने ये दिया हुआ है। लेकिन एफिलिएटेड के लिए मेरे ख्याल से ये तीन ही जो है ना वो वैलिड है, ये वाला पॉइंट जो है वो वैलिड नहीं है। फिर उसके बाद है स्टेक होल्डर्स। अब ये स्टेक होल्डर्स जाहिर सी बात है हर प्रोजेक्ट के वैसे डिफरेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो स्टेक होल्डर्स डिस्कस किए जाएंगे, ये कुछ कॉमन स्टेक होल्डर्स हैं जो तकरीबन हर एक प्रोजेक्ट के अंदर ही इन्वॉल्व होंगे। अब इसमें सबसे पहला जो स्टेक होल्डर है वो है FYDP टीम लीड। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी वालों ने ना इसको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की बजाय वो बोलते हैं फाइनल ईयर डिजाइन प्रोजेक्ट। तो फाइनल ईयर डिजाइन प्रोजेक्ट की जो टीम का लीडर होगा ना, सबसे पहले तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और वो कैसे जो है ना वो एक स्टेक होल्डर है आपके इस प्रोजेक्ट का। जाहिर सी बात है टीम लीडर जो है, उसने टीम जो है उसको कंपोज करना है, यानी टीम के अंदर कौन कौन से मेंबर्स होंगे, उसके अलावा रोल असाइनमेंट के कौन सा टीम मेंबर जो है वो क्या काम जो है वो करेगा, ये भी उसी ने ही करना है काम। डिसीजन मेकिंग उसने मेन मेन डिसीजन मेकिंग वही करता है। फिर उसके बाद जो है वो पूरे प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन, जितने भी उसके टास्क हैं, वो सारी टीम लीडर के जिम्मे होगी। और जितने भी आर्टिफैक्ट्स या फिर आपके जो मॉड्यूल्स हैं और उसके अलावा जो भी सबमिशंस आपने प्रोजेक्ट की करवानी है, वो सारी की सारी जो है वो टाइमली कंप्लीट हो, तो ये भी टीम लीडर की ही जिम्मेदारी है। और बाकी जितने टीम मेंबर्स हैं आपके, उन सबको जो है ना वो सारी चीजें आती हैं। वैसे तो इसके अंदर रोल असाइनमेंट होगी कि हो सकता है एक ने डॉक्यूमेंटेशन करनी है, एक ने जो है वो डेवलपमेंट करनी है, एक ने यूआई बना के देना है। हो सकता है रोल असाइनमेंट आपने डिफरेंट डिफरेंट की हो, लेकिन जो दूसरे बंदे का काम है वो सबको आता होना चाहिए। तो ये भी जिम्मेदारी जो है वो टीम लीडर की है कि पूरी टीम को सारा काम आता हो। फिर उसके बाद है FYDP टीम मेंबर्स। अब इनकी क्या जिम्मेदारी है, सबसे पहले तो ये इनकी जिम्मेदारी है जो भी इनको टास्क असाइन किए जाएंगे वो इन्होंने कंप्लीट करने हैं टाइमली। फिर उसके बाद है एक्टिव टीम कोऑर्डिनेशन, कि वो टीम के साथ कोऑर्डिनेट जो है ना वो एक्टिवली करेंगे, पैसिव पैसिव उनकी जो है ना वो कोऑर्डिनेशन ना हो। पैसिवली तो खैर कोऑर्डिनेशन उनकी होगी नहीं, तो अगर वो टीम के अंदर एक्टिव रहेंगे तभी वो कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। फिर उसके बाद ये है कि जो भी प्रोजेक्ट का डिजाइन है, डेवलपमेंट है, टेस्टिंग है या जो डिप्लॉयमेंट है, चाहे वो हो सकता है जो डिजाइन है वो किसी सिर्फ एक मेंबर की जिम्मेदारी है, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो है ना वो सारे टीम मेंबर्स की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए कि ये काम कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, ताकि जब एग्जामिनर वाइवा में उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो उसका वो आंसर कर सके। फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेक होल्डर है वो है सुपरवाइजर। अब सुपरवाइजर जो है उसने क्या करना है कि उसने पूरे प्रोजेक्ट की जो है ना ओवरऑल सुपरविजन करनी है। अमूमन बस आपको छोड़ दिया जाता है, सुपरविजन कोई नहीं की जाती, लेकिन फिर भी उसकी जिम्मेदारी है कि उसने आपको थ्रू आउट प्रोजेक्ट जो है ना वो सुपरवाइज करना है, आपका प्रपोजल चेक करना है, उसमें से गलतियां निकालनी है, फॉर्मेटिंग आपकी देखनी है, जो भी आपकी टेक्निकल या फिर जो है ना थ्योरेटिकल या कंसेप्चुअल जिस तरह की भी आपको गाइडलाइन की जरूरत है, वो सारी की सारी क्या है उसकी जिम्मेदारी है, उसने वो देनी है।
तो टेक्निकल या कंसेप्चुअल गाइडेंस जो भी चाहिए वो प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा जो भी आपने प्रपोजल में अपने ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स रखे थे, जब अभी हम इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्रपोजल को डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, तो जो भी इसके अंदर आपने ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स रखे थे, तो उसके साथ जो है ना वो आपका प्रोजेक्ट अलाइन कर रहा है या नहीं कर रहा। आप कहीं अपने प्रोजेक्ट को आउट ऑफ द स्कोप तो नहीं लेके जा रहे। समटाइम्स जो है ना वो, अब ये जो स्कोप से रिलेटेड चीज है ना, अगर आप इसको एक ट्राइंगल बना लो, कि ये जो ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल के अंदर अंदर जो हमारा प्रोजेक्ट है ना उसका स्कोप है। अब समटाइम्स ये होता है कि साथ में ना कुछ लिटिल एक्स्ट्राज होते हैं कि हम अच्छा ये भी कर देते हैं, ये कितना अच्छा लग रहा है। अब ये जो लिटिल एक्स्ट्राज होते हैं ना, अगर हम इनको अकोमोडेट करना चाहें इस ट्राइंगल के अंदर, तो हमें ये ट्राइंगल जो है वो थोड़ी सी बड़ी करनी पड़ेगी। अब ये जो नीचे वाली लाइन है, ये हमारी क्या है, ये स्कोप की लाइन है जिसमें थोड़ा सा लिटिल एक्स्ट्रा आया था। इसको हम टाइम कह देते हैं और इसको हम क्या कह देते हैं, कास्ट कह देते हैं। तो जो हमारा एक्चुअल स्कोप था वो पहले इतना था, इतना कॉन्फाइंड था, लेकिन ये थोड़े से लिटिल एक्स्ट्राज की वजह से अब हमारा जो टाइम है उसकी लाइन भी इंक्रीज होगी और जो कास्ट है उसकी लाइन जो है वो भी इंक्रीज होगी। तो इसको, ये जो लिटिल एक्स्ट्राज होते हैं, इनको बोलते हैं स्कोप क्रीप। तो ये जो स्कोप क्रीप है इससे बचना चाहिए हमें। तो जो आपका FYDP का सुपरवाइजर है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो इस स्कोप क्रीप से आपको बचाए, कि ये क्रीप जो है वो आपके प्रोजेक्ट के अंदर ना आए, जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा टाइम या फिर आपको एक्स्ट्रा कास्ट लगानी पड़ेगी। फिर उसके बाद है FYDP एडवाइजरी कमेटी। अब अमूमन एफिलिएटेड कॉलेजेस के अंदर ना ये कोई नहीं होती, वहां पे सिर्फ आपके सुपरवाइजर ही होंगे। लेकिन अगर आप ये एडवाइजरी कमेटी में अगर आप देखो, तो वो आपके जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, आप अपने कॉलेज के उनको कंसिडर कर लो। उनका क्या काम होगा कि उन्होंने इवैल्यूएशन करनी है आपके प्रोजेक्ट प्रपोजल की, और फिर उसके बाद आपने जो डिलीवरेबल्स यूनिवर्सिटी को देने हैं ना, उनके जो है ना उनकी भी इवैल्यूएशन करनी है। अब आपने यूनिवर्सिटी को जो डिलीवरेबल्स देने हैं वो दो होंगे, एक आपके 7th सेमेस्टर के अंदर होंगे और एक आपके 8th सेमेस्टर के होंगे। 7th सेमेस्टर के अंदर आपके 3 डिलीवरेबल्स होंगे, जिसके अंदर आपका SRS, SDS और साथ में आपका जो है ना एक प्रोटोटाइप होगा। प्रपोजल के अलावा SRS, SDS और प्रोटोटाइप। SRS क्या होगा, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। SDS क्या है, ये सॉफ्टवेयर डिजाइन स्पेसिफिकेशन है। और प्रोटोटाइप के अंदर क्या होगा, अपनी एप्लीकेशन का आपने कोई एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाना है जो वर्किंग कंडीशन के अंदर हो। तो ये 7वें सेमेस्टर के अंदर ये तीन चीजें जो है ना आपकी ये डिलीवरेबल होंगी, जो आपकी ये कमेटी जो है वो इवेल्युएट करके फिर यूनिवर्सिटी को भेजेगी। तो ये भी क्या है, ये भी आपके प्रोजेक्ट का स्टेक होल्डर है। आपके प्रोजेक्ट जो है ना, वो आपका प्रोजेक्ट इनसे काफी इफेक्ट होता है। उसमें जो भी चीजें आप कर रहे हो वो ठीक है या गलत है, वो ये लोग इवेल्युएट करके डिसाइड करते हैं। फिर उसके बाद है प्रोजेक्ट ऑफिस या फिर FYDP ऑफिस। अब ये भी एफिलिएटेड कॉलेजेस के अंदर कोई नहीं होता, लेकिन इसकी जिम्मेदारी क्या है कि जितने भी जो है ना वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं, कि यूनिवर्सिटी जो है वो कब आपका जो है ना वो वाइवा रखेगी, कब वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन जाएगी, तो उन सारी चीज़ों की जो मैनेजमेंट है वो इस ऑफिस ने करनी होती है। तो ये एफिलिएटेड कॉलेजेस के अंदर कोई नहीं होता। ये एफिलिएटेड कॉलेजेस को सिर्फ डेट बताई जाती है, वो उस तारीख को वो भेज देते हैं। उसके बाद इसने आपको ऑफिशियल टेम्पलेट्स और गाइडलाइंस देनी है। तो अगर आप PUCIT की जो ऑफिशियल वेबसाइट है PUCIT, इस PUCIT के अंदर आप जाओ, तो वहां पे आपको एक प्रोजेक्ट ऑफिस का जो है ना वो मिलेगा पेज। इस प्रोजेक्ट ऑफिस के अंदर आपको ऑफिशियल टेम्पलेट्स और गाइडलाइंस, किस तारीख को आपने क्या क्या भेजना है, वो सारी चीजें मिल जाती हैं। उसके अलावा प्रपोजल की इवेल्युएशन जो है वो भी इसी ऑफिस की ही जिम्मेदारी होती है, यूनिवर्सिटी को कोई नहीं भेजा जाता। तो आप जो प्रपोजल बनाते हो वो भी आपके टीचर्स यानी जो आपके हैं सुपरवाइजर्स, वही इवेल्युएट करेंगे। तो यूनिवर्सिटी के अंदर तो ये ऑफिस करता है, लेकिन आपके सुपरवाइजर्स जो हैं ये इसको इवेल्युएट करेंगे। फिर उसके बाद है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की कुछ पॉलिसीज। सबसे पहले तो ये कि टीम फॉर्मेशन की पॉलिसीज क्या है। प्रेफर्ड टीम साइज जो यूनिवर्सिटी की तरफ से है ना वो 4 मेंबर्स का है। अब आप चाहो तो सिंगल मेंबर भी बना सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिंगल मेंबर नहीं बना सकता। अकेला बंदा भी सोलो प्रोजेक्ट कर सकता है। जैसे हमारे बैच में एक स्टूडेंट गेम डेवलप करना चाह रहा था, अब और कोई भी क्लास में गेम डेवलपमेंट के अंदर इंटरेस्टेड कोई नहीं था, तो वो उसने सोलो प्रोजेक्ट अपना कर लिया। मोस्टली जितने भी हमारे ग्रुप्स थे उनके अंदर 3 मेंबर्स थे। एक या 2 ग्रुप के अंदर जो है हमारे पास 2 मेंबर्स थे, और 2 ग्रुप ऐसे थे जिनके अंदर 1 मेंबर था। तो ज्यादातर जो वैसे टीम बनती है वो 3 की बनती है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने अपने तरफ से जो बताया वो प्रेफर्ड उन्होंने 4 मेंबर्स वाली टीम बताई। अब यहाँ पे ये जो एक्सेप्शन उन्होंने लिखी है कि 3 या 5 मेंबर्स के लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, ये यूनिवर्सिटी के अपने स्टूडेंट्स के लिए, एफिलिएटेड कॉलेजेस वालों के लिए ये नहीं है।
फिर उसके बाद ये कि BScs, BSIT और BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसके जो स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ भी टीम्स बना सकते हैं। तो ये भी एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए ये रूल नहीं है, ये एफिलिएटेड के लिए अंदर ये अप्लाई नहीं होगा, ये सिर्फ यूनिवर्सिटी के अपने स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि BScs का वाइवा और BSIT का जो वाइवा है वो डिफरेंट डेज के अंदर होता है, तो इसलिए ये उसके अंदर पॉसिबल ही नहीं होगा। फिर उसके बाद कुछ सुपरवाइजर के लिए गाइडलाइंस हैं कि जो सुपरवाइजर्स हैं वो सिर्फ परमानेंट फैकल्टी से ही होंगे, यानी जो आपके गवर्नमेंट के एक्चुअल टीचर्स हैं वही होंगे। जो विजिटिंग फैकल्टी है वो आपकी सुपरविजन नहीं कर सकते। तो एक तो ये रूल है। फिर उसके बाद ये है कि 6 जो है ना टीम्स जो है ना उनको वो सुपरवाइज कर सकता है। अब एफिलिएटेड के अंदर जो है ना मैंने देखा कि 6 से ज्यादा भी हैं, तो ये सिर्फ यूनिवर्सिटी के अपने लिए होगा। एफिलिएटेड के अंदर ये वाला जो रूल है ये नहीं चलेगा। तो ये वाला मैंने देखा है ये कि जो परमानेंट फैकल्टी है सिर्फ वही सुपरवाइज कर सकती है, विजिटिंग फैकल्टी सुपरवाइज नहीं कर सकती। फिर उसके बाद है क्रॉस प्रोग्राम सुपरविजन। तो यानी एक टीचर चाहे वो CS डिपार्टमेंट से, IT से है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से है, वो दूसरे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को भी सुपरवाइज कर सकता है। फिर उसके बाद है FYDP एडवाइजरी कमेटी। ये भी मैंने आपको ऊपर बताया कि ये भी एफिलिएटेड कॉलेजेस के अंदर प्रेजेंट ही कोई नहीं होती, हालांकि होनी चाहिए। इसका काम क्या होगा कि जो भी आपके डिलीवरेबल्स है ना FYP के, उनकी कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन की जाएगी, चाहे वो आपका प्रपोजल है, प्रोग्रेस है या फाइनल आउटकम्स है। उसके अंदर आपका SRS, SDS, प्रोटोटाइप, हर चीज जो है उसको अच्छे से डिटेल में चेक किया जाएगा। फिर उसके बाद ये है कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट 1 जो कि आपके 7th सेमेस्टर का है, उसकी ओवरऑल एग्जीक्यूशन होगी कैसे, यानी सबसे पहले क्या चीज होगी, उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, तो फ्लो क्या होगा इसमें आपका 7th सेमेस्टर के अंदर। 7th सेमेस्टर के स्टार्ट में आप बनाओगे अपना FYP प्रपोजल। प्रपोजल आप अपना सबमिट करवाओगे और साथ में आपकी FYP की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अब FYP की रजिस्ट्रेशन का भी जो है ना एक टेम्पलेट पड़ा हुआ है PUCIT की वेबसाइट के ऊपर। तो वो जो टेम्पलेट है ना रजिस्ट्रेशन का, वो भी यूनिवर्सिटी का अपना स्पेसिफिक है। वो आपके जो है एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनके लिए नहीं है। आपने सिर्फ अपने जो अब सुपरवाइजर है उसको अपना प्रपोजल जो है वो सबमिट करवाना है। फिर उसके बाद है FYP एनालिसिस। अब एनालिसिस के अंदर क्या होगा कि जो भी आपने प्रोजेक्ट डिसाइड किया है उससे रिलेटेड आप रिक्वायरमेंट्स जो है वो गैदर करोगे। तो आप इसमें क्या करोगे, आप अपना एक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का एक डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिपेयर करोगे। फिर उसके बाद है FYP डिजाइन। अब FYP डिजाइन के अंदर क्या होगा कि आप अपना ये डिजाइन का जो है ना एक स्पेसिफिकेशन वाला डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार करो। तो प्रपोजल के अलावा जो है ना ये 2 डिलीवरेबल्स ये हो गए हमारे पास जो कि डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में होंगे। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा एक आपका प्रोटोटाइप। अब प्रोटोटाइप जो है वो अमूमन जैसे हमारे पास सर्वकार आए थे, तो जितने भी कॉलेजेस में सर्वकार गए थे उन्होंने किसी का भी प्रोटोटाइप नहीं चेक किया। लेकिन और कुछ टीचर्स गए जैसे सर आसिफ और सर सुहेल हैं, तो उनके बारे में मैंने सुना था कि उन्होंने प्रोटोटाइप जो है वो चेक किया था। तो ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो आपका प्रोटोटाइप चेक करता है या नहीं करता। अब यहाँ पे ये वैसे बेसिक जो है ये 4 चीजें ही हैं आपके जो है ना वो 7th सेमेस्टर के अंदर। यहाँ पे प्रपोजल के अंदर या प्रपोजल के अलावा भी जो है ना आप एक एक्स्ट्रा भी बना सकते हो, और वो आपका होगा लिटरेचर रिव्यू। तो आप चाहो तो आप इसको प्रपोजल के अंदर ही इंक्लूड कर सकते हो, आप चाहो तो इसको एक अलग से डॉक्यूमेंट या अलग से चैप्टर भी आप इसको बना सकते हो। कुछ लोगों का लिटरेचर रिव्यू बहुत लंबा होता है, वो उसको सेपरेट चैप्टर भी बना सकते हैं। कुछ लोगों का बहुत छोटा होता है, लाइक थोड़ा सा कंपैरिजन का 1-2 टेबल होते हैं, वो उसको अपने FYP के अंदर ही इंक्लूड कर दें तो ठीक है। फिर उसके बाद है इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। अब आपका जो FYP का प्रपोजल है, इसका जो इवैल्यूएशन है वो आपकी 25% होगी, यानी अगर आपके 100 मार्क्स हैं तो 100 में से 25 मार्क्स जो है वो आपके प्रपोजल के हैं। अगर आपका प्रपोजल अच्छा है, उसमें आपने हर चीज को, गोल्स को, हर चीज को बहुत क्लियरली जो है ना वो डिफाइन किया हुआ है। इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्रपोजल को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसकी हर एक चीज को जो है वो डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि वो कैसा होना चाहिए जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल सके। फिर दूसरे नंबर पे जो आपका SRS है उसका जो है ना वो 15% जो है वो इवैल्यूएशन होगी। आपका जो डिजाइन वाला डॉक्यूमेंट है उसकी 20% होगी, प्रोटोटाइप की आपकी 25% होगी। अगर आप ये सारी चीजें जो है ना वो देते हो तो आपको 100% जो है वो मार्क्स मिलेंगे, अगर आप ये सारी चीजें देते हो। और इवैल्यूएशन जो है उसके टाइम पे आपके 15% मार्क्स होंगे। अब मैंने अपने जो है ना वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के अंदर ये 3 चीजें दी थी, प्रोटोटाइप नहीं दिया था। हालांकि इवन मेरा वो प्रोटोटाइप तैयार था लेकिन मैंने प्रोटोटाइप नहीं दिया। तो मेरे उसमें जो है वो 75 जो है ना वो मेरे मार्क्स लगे, यानी बिल्कुल ठीक मेरी इवैल्यूएशन हुई है। मेरा वाइवा यानी जो इवैल्यूएशन हुई थी वो भी अच्छी हुई थी। मुझे 75% जो मार्क्स हैं वो दिए गए हैं।
तो इवैल्यूएशन इस क्राइटेरिया के मुताबिक ही हुई है मेरी। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि अगर आपने बनाया हुआ है तो प्रोटोटाइप साथ में लाजमी दे दीजिएगा। मैंने बनाया भी हुआ था लेकिन फिर भी नहीं दिया, तो मुझे उसकी सजा मिली है कि मेरे 25% मार्क्स कटे हैं उसके। अब लाजमी नहीं कि आपने ये जो डॉक्यूमेंट्स ये जो हैं ये आपने दे दिए हैं और साथ में प्रोटोटाइप भी दे दिया है तो आपको पूरे मार्क्स ही मिलेंगे। बेस करेगा कि उस जो भी आपने चीजें आपने सबमिट करवाई हैं कि उनकी क्वालिटी क्या है और क्या वो कंप्लीट भी है या नहीं है। और साथ में यूनिवर्सिटी ने अपना जो SRS, SDS या फिर जो उसके अलावा प्रपोजल का टेम्पलेट दिया कि आपने उसको भी फॉलो किया या नहीं किया, तो ये भी चीजें जो है वो बीच में चेक की जाएंगी। हर एक डॉक्यूमेंट का ना जैसे ये क्राइटेरिया दिया गया ना इवेल्युएशन का, तो वो बाकी सबका भी दिया गया है कि वो हर एक चीज के कितने कितने मार्क्स होंगे। इवन प्रपोजल के अंदर कोई एक स्पेसिफिक टेबल या कोई एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट के कितने मार्क्स हैं। वो हर एक चीज का जो क्राइटेरिया है ना वो यूनिवर्सिटी ने PUCIT के ऊपर जो है उन्होंने वो अपलोड किया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। हम तो आगे वैसे लेक्चर्स में वैसे डिस्कस करेंगे, अगर आपने पहले देखना तो आप PUCIT से देख सकते हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो प्रपोजल का टेम्पलेट है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि लेक्चर्स की अपडेट आपको मिलती रहे। शुक्रिया।